हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश की एक महत्वपूर्ण परिघटना के बारे में अध्ययन किया था, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम इस प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जिनको हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का फर्स्ट अनुप्रयोग है सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। सर्वप्रथम यह मानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कोई प्रेक्षक है, उसकी आँखों के सामने वाली रेखा को क्षितिज रेखा है। माना सूर्य की वास्तविक स्थिति इस पोजीशन पर है, जिसे बिंदु S से दर्शाया गया है। सूर्य की वास्तविक स्थिति जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है, तो उस स्थिति में सूर्य के आसपास की गैसों का आवरण बहुत गर्म होने के कारण वह एक विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। जबकि पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सघन होने के कारण यह सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर स्थित है। तो यहाँ पर वायुमंडल में स्थित गैस से अधिक सघन होगी। जब प्रकाश किरणें सूर्य से निकलती है और प्रेक्षक की आँखों तक पहुँचती है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है। उस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस कारण प्रकाश किरण अभिलंब से कुछ कोण अभिलंब की ओर झुक जाती है और सूर्य की आभासी स्थिति प्रेक्षक को S' बिंदु पर दिखाई देती है। यह सूर्य की आभासी स्थिति है। आभासी स्थिति का मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं है। तेरा हाथों में आ गया। अर्थात जब सूर्य क्षितिज से नीचे बिंदु S पर स्थित होता है, तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल के विरल से सघन वायु की परतों में से गुजरती है और अभिलंब की ओर झुकती है, तथा प्रेक्षक की आँख पर ये प्रकाश किरणें पहुँचती है, जिससे सूर्य की आभासी स्थिति S पर न दिखाई देकर S' पर प्रतीत होती है, जिस कारण सूर्य उदय होने से पहले ही और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है।
जिसका मुख्य कारण अपवर्तनीय है। अपवर्तन का दूसरा अनुप्रयोग है द्रव से भरे पात्र में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी पात्र में रखा हुआ सिक्का हमें उस पात्र से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। मान लेते हैं सर्वप्रथम एक पात्र है जिसमें एक सिक्का पेंदे पर रखा हुआ है। फर्स्ट स्थिति में इस पात्र में कोई द्रव नहीं भरा हुआ है, तो हम सिक्के की स्थिति P पर स्थित है, तो हम इसको बाहर से देखते हैं तो सिक्का हमें पेंदे पर नज़र आता है जब किसी पात्र में पानी नहीं भरा हुआ है। परंतु जैसे ही इसमें पानी को भरा जाता है तो सिक्के के चारों ओर पानी की वजह से सघन माध्यम हो जाता है। ये सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है और बाहर वायु है और वायु विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। अब जैसे ही हम बाहर से आँखों के द्वारा देखते हैं तो सिक्का हमें बिंदु P' पर दिखाई देता है, जो कि सिक्के की आभासी स्थिति होती है। ये अभिलंब है, तो सिक्के की वास्तविक स्थिति बिंदु P पर है जबकि आभासी स्थिति P' पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिस कारण सिक्का हमें पेंदे से कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण अपवर्तन है। तीसरा है किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। इसका भी मुख्य कारण अपवर्तन ही है। सर्वप्रथम यह मानते हैं कि इस पात्र में द्रव नहीं भरा हुआ है, तो छड़ हमें सीधी दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। इस स्थिति में परंतु जैसे ही इसमें द्रव को भरा जाता है और बाहर से देखने पर हमें छड़ मुड़ी हुई अवस्था में दिखाई देती है, जो कि वास्तव में मुड़ी हुई नहीं होती। यह हमें केवल अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है।
ये छड़ की एक्चुअल स्थिति है, छड़ की एक्चुअल स्थिति बिंदु P पर है, और मुड़ी हुई छड़ की बिंदु P डैश पर दिखाई देती है। सघन माध्यम है, माध्यम, विरल माध्यम। चौथा एंड लास्ट अनुप्रयोग, कांच की पट्टिका द्वारा, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन। सर्वप्रथम एक कांच की पट्टिका लेते हैं, यानी कांच की कोई स्लैब है, ये कांच की स्लैब है, ये अभिलंब है जो कि इससे 90 डिग्री कोण बनाती है, अभिलंब। ये दूसरा अभिलंब है दूसरे सिरे की ओर, ये प्रथम सिरे की ओर अभिलंब है कांच का, और ये दूसरे सिरे की ओर अभिलंब है। जब कोई प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है तो वह अभिलंब से कोण बनाती है। चूँकि हम जानते हैं कांच एक सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है, जबकि वायु है विरल माध्यम की ओर की भांति व्यवहार करती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार जब प्रकाश किरण दूसरे सिरे के अभिलंब N2 पर, ये N1 अभिलंब है, ये N2 अभिलंब है, पर आपतित होती है तो यहाँ पर कोण, आपतन कोण I2 होगा। अब चूंकि यह कांच सघन माध्यम की भांति व्यवहार कर रहा है और ये विरल माध्यम है, चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से यह कोण R2 होगा। कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका या स्लैब। उपरोक्त चित्र से हम यह देख सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है, एवं कोण R2 इक्वल टू एंगल I1। ये टोटल 4 एप्लीकेशंस है। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाया जाए कि उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आपतित होती है। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये एक पारदर्शी माध्यम है,
यहाँ से प्रकाश स्रोत द्वारा किरणें निकलती है। प्रकाश स्रोत यहाँ यह माध्यम एक सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है। सघन माध्यम, यह विरल माध्यम है। विरल माध्यम हवा है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। यह माध्यम है। माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक nm, m का मतलब मीडियम का अपवर्तनांक।